अब हम लोग देखने वाले हैं साइंस एंड टेक ईयर 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2023 हमारा हो गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ ऐप दिए हुए हैं आपको, एक सेकंड, हाँ, कुछ ऐप दिए हुए हैं आपको, जैसे कि आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा। आपको बताना है इसमें से कौन से ऐप जो है वो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 1 and 2, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4 ओनली और 1, 2, 3, 4 ओनली। एक्चुअली ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, जो ऐसे प्लेटफॉर्म जो जिसका यूज़ करके इन ऐप को बनाया गया है वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है ऐप्स बनाने के लिए। तो जब आप देखेंगे आरोग्य सेतु, कोविन या डिजी लॉकर या दीक्षा, ये चारों के चारों एक ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चेक कर लेते हैं। यस, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्यों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है? सबसे पहले हम जानते हैं क्लोज सोर्स क्या होता है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैज सोर्स कोड दैट ओनली पर्सन, टीम और ऑर्गेनाइजेशन हु क्रिएटेड इट एंड मेंटेन्स एक्सक्लूसिवली कंट्रोल ओवर कैन यूज। क्लोज सोर्स का मतलब है वो इंसान, वो टीम, वो इंस्टीट्यूशन जिसने कोड बनाया है वही इसको यूज़ कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए, और कोई नहीं यूज़ कर सकता है। जबकि ओपन सोर्स का मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स हर इंसान के लिए अवेलेबल है, जो इसको इंस्पेक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और ज़्यादा एनहांस कर सकता है। मतलब मान लीजिए जिस प्लेटफॉर्म पे आरोग्य सेतु ऐप बना था, गवर्नमेंट ने पब्लिक डोमेन में डाल दिया, आप भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको यूज़ करने के बाद अगर आपको लगता है इसमें कोई लूप होल है तो आप इसको एनहांस कीजिए, आप इसको मॉडिफाई कीजिए और बेटर यूज़ करवा सकते हैं, या फिर पब्लिक के लिए वापस आप पब्लिक डोमेन में उसको एनरिच करके डाल सकते हैं। सम एग्जाम्पल क्या क्या है पब्लिक सर्विसेज के, जैसे कि आधार, GSTN और डिजी लॉकर। और भी ऐसे सॉल्यूशंस है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा है, जैसे कि डिजी लॉकर। डिजी लॉकर आज के डेट में क्या है, मान लीजिए डिजी लॉकर का मतलब है आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ट्रैफिक सिग्नल पे कोई पुलिस वाला पकड़ता है तो पहले क्या प्रॉब्लम होती थी, लोगों के पास RC बुक नहीं होता था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता था, क्योंकि आप हो सकता है वॉलेट भूल गए घर पे, आप नॉर्मली निकले कुछ सामान खरीदने, वॉलेट नहीं है आपके पास, तो आपको पुलिस ने पकड़ लिया। आज के डेट में आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोन खोलना है, डिजी लॉकर ऐप में सारे फोटोज़ लेके रख लेने हैं, और ये आपके पास क्लाउड का मतलब है एक ऑनलाइन स्टोरेज जो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में, ये सारा कुछ क्लाउड पे स्टोर हो जाएगा। अब जब भी आपको पुलिस ने पकड़ा, आप अपना डिजी लॉकर ऐप ओपन कीजिए और उनको शो कीजिए, ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये मेरा RC बुक, पुलिस आपको इंस्टेंटली जाने देगी। ना सिर्फ ये ट्रैफिक लाइसेंस या फिर ट्रैफिक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आप अपना 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, हर एक चीज़ इस पर अपलोड कर सकते हैं। यानी आपको एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो डायरेक्ट डिजी लॉकर से वो एग्जामिनेशन का डेटा ले लेगा। सेकेंड, दीक्षा ऐप भी गवर्नमेंट ने बनाया था। नेक्स्ट, आरोग्य सेतु ऐप कोविड के टाइम पे यूज़ हो रहा था। ये लोग इसलिए यूज़ करते थे ताकि एक दूसरे को बताने के लिए अगर कोविड पॉजिटिव आ गए कि नहीं। और सेम कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम था कोविन। इसके थ्रू आपको रजिस्टर करना पड़ता था, आपको वैक्सीन की डेट मिलती थी, उसके ज़्यादा वैक्सीन ले सकते हो। ये सारे जो है ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बनाए हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन देखूं मैं, तो ये जो डोमेन है इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साइंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं IT से, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उस पार्ट से आया है ये सॉफ्टवेयर वाला क्वेश्चन। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हाँ, अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, यहां लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब वेब 3.0 भी कहां से आया हुआ है क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आया हुआ है। आपको बताना है वेब 3.0 से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी एनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। इसका ऐसा कहना है कि वेब 3.0 में आप अपना डेटा खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। मैंने आपको क्या कहा, जैसे ही आप कैन वर्ड देखिए राइट मार्क कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हो ही जाएगा ये। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वेब 3.0 वर्ल्ड में ब्लॉकचेन के बेसिस पे सोशल नेटवर्क बना सकते हैं। अब बोलेंगे ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बिटकॉइन करके एक चीज़ है जो हर इंसान को पता होता है। बिटकॉइन जो है ये एक ऑनलाइन कॉइन है, ये कोई ऑफलाइन कॉइन नहीं। जैसे आज के डेट में आप नोट है, आपके पास कॉइन होता है, ये आप वॉलेट में रख सकते हैं। बिटकॉइन क्या हुआ था, एक सतोशी
ने सतोशी करके एक पर्सन था, सतोशी एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बट इसका नाम ये सरनेम सतोशी नाकू कुछ तो है, उसने कॉइन बनाया था बिटकॉइन। उसने क्या किया, गवर्नमेंट डेटा में डाल दिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाल दिया। अब क्या हुआ, इसके साथ एक टेक्नोलॉजी आ गई जिसको कहा जाता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब क्या है और ये टेक्नोलॉजी क्यों अच्छी है? मान लीजिए ये गवर्नमेंट का ऑफिस है, यहाँ पे आपने एक कंप्यूटर रखा है और उसमें आपने कंप्यूटर में सारा डिटेल डाल दिया है और आपने कुछ फाइलें रखी है, फाइलें में भी सारा डेटा है। कल को मान लीजिए कोई बाहर का आदमी आया या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट हुआ, बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग जल गई, तो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ऐसे केस में आप क्या करते हो, सारा डेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सारा डेटा जो है वो आप अलग अलग कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देते हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, ये कंप्यूटर है, इससे आपने बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, मतलब इसमें जो डेटा था वो इतने सारे कंप्यूटर में है। एक कंप्यूटर यहाँ पुणे में है, एक बैंगलोर में है, एक हैदराबाद में है। अगर आपको ये डेटा उड़ाना है तो आपको अलग अलग कंप्यूटर को जाके उड़ाना पड़ेगा। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों बेस्ट है, अगर एक वाला कंप्यूटर भी चला गया है, डेटा चला गया आपका, तो आप बैंगलोर वाले कंप्यूटर से डेटा मंगा सकते हो, हैदराबाद वाले कंप्यूटर से डेटा मंगा सकते हो। इसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब एक जगह डेटा ना रखते हुए आपने डेटा को अलग अलग जगह रख दिया। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज का मतलब है एक जगह पूरा सामान सेंट्रलाइज नहीं है, अलग अलग जगह आपने डेटा को स्टोर करके रखा है, सो दैट कल को जाके मान लीजिए सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, सारा कुछ एक ही जगह पे स्टोर है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है डेटा अलग अलग जगह स्टोर है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारा डिसेंट्रलाइज पे काम करता है और ये यही चीज़ कह रहा है कि वेब 3.0 में जितने भी सोशल नेटवर्क है वो डेटा ब्लॉकचेन बेस्ड होंगे। बिल्कुल सही बात है। ब्लॉकचेन के और भी काफ़ी सारे अच्छे यूज़ है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में भी आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट आपको ये कह रहा है कि वेब 3.0 जो है ये यूज़र से कलेक्टिवली ऑपरेट होता है रादर दैन अ कॉपरेशन। हमको पता है स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 और 3 के बारे में अभी भी हमें कन्फ्यूजन है। बट आपको एक चीज़ हमेशा बताऊंगा, जब भी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी, कोई अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना तो उसमें कुछ अच्छा ही होगी तभी यूपीएससी पूछ रहा है। अगर उसने कहा है कि वेब 3.0 जो है वो लोगों को अपना डेटा कंट्रोल करने के लिए दे रहा है, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा तभी यूपीएससी एग्जाम में पूछ रहा है, तभी तो ये अच्छी चीज़ है। नहीं तो हम वेब 2.0 से वेब 3.0 पे क्यों आएंगे? अगर मान लीजिए कोई टू व्हीलर है और टू व्हीलर इतनी अच्छी नहीं है, तभी तो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया ताकि फ्यूल कम लगे, पेट्रोल कम लगे, पोल्यूशन कम हो। सेम गोस फॉर वेब 3.0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कोई भी टेक्नोलॉजी, ये साइंस के लिए रूल बना लीजिए, अगर टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है तो जितनी भी चीज़ें हैं वो राइट इसलिए होंगी क्योंकि अच्छाई की बात करता है वो। कुछ पहले वाले में बुराई होगी तभी तो नए वाले में अच्छाई है। तो वेब 3.0 क्या है जानते हैं? वेब 3.0 जो है ये इंटरनेट का नया वर्जन है जहाँ पे सर्विसेज जो है वो ब्लॉकचेन पे चलेगी। मैंने ब्लॉकचेन भी बता दिया आपको। ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज नहीं है, अलग अलग जगह पे है। पहले क्या होता था, मान लो जैसे इंटरनेट है, अभी गूगल जो मेन क्रोम आपका सर्वर है, क्रोम का सर्वर मान लो यूएसए में है, यूएसए का क्रोम का सर्वर चला गया तो पूरे इंडिया में हो सकता है क्रोम, गूगल क्रोम काम ही नहीं करेगा। बट जब आप ब्लॉकचेन में डाल देंगे तो एक सर्वर हो जाएगा आपका यूएसए में, एक इंडिया में, अलग अलग जगह पे। यानी इंडिया का सर्वर फेल हुआ तो बाकी कंट्रीज में स्टिल क्रोम काम करेगा। इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज इंटरनेट दैट रन्स ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन। डिसेंट्रलाइज है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ब्लॉकचेन, विच इज ऑल्सो यूज फॉर क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अंडर क्या आ जाता है आपका? बिटकॉइन। तो ये तो उन्होंने ब्लॉकचेन की डेफिनेशन दे दी। स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है? ये बात बिल्कुल सही है कि ओनली सेंट्रलाइज रिपोजिटरीज आर द वन दैट यूज यूजर डेटा एंड प्रॉफिट फ्रॉम इट। बट इन वेब 3.0 आप अपना डेटा खुद से कंट्रोल कर सकते हैं और इन वेब 3.0 पीपल विल कंट्रोल देयर ओन डेटा। आप अपना डेटा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आज के डेट में क्या हो रहा है, आप मान लीजिए आप गूगल पे गए और आपने गूगल पे सर्च किया न्यू शूज़ मान लीजिए, तो कल को क्या होगा, फ्लिपकार्ट आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा ये रहे नए शूज़। या फिर आप कोई भी चीज़ बात करेंगे अपने फ्रेंड से तो आप देखेंगे अगले दिन आपको ऐड शो कर रहा है यूट्यूब पे। वो क्या होता है, आपके फ़ोन का माइक्रोफोन ऑन रहता है, ये एक जनरल चीज़ है। तो क्या होता है हमारा फ़ोन, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैंने कुछ चीज़ें बोली, मेरे फ़ोन का माइक्रोफोन अगर ऑन होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मुझे वो चीज़ खरीदने में इंटरेस्ट है, तो अगली बार वो मुझे उन चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट शो करेगा। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, वो शो करेगा तो शायद मैं खरीद लूँ। बट वेब 3.0 में ये चीज़ नहीं होगी। क्यों? इसमें आप कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या सामने वाले, मतलब गूगल को पता चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज की डेट में आपको कोई फ्लैट खरीदना है, आप क्या करोगे, गूगल पे ही सर्च करोगे। बट कल को क्या होगा, जब नेक्स्ट लेवल का वेब 3.0 इंटरनेट आएगा, आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि आप जो सर्च कर रहे हो वो पब्लिक डोमेन में या बाकी ऐप्स को पता चलेगा कि नहीं। इसीलिए वेब 3.0 बहुत अच्छा है।
आगे स्टेटमेंट 2 हमारा क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये परमिशन लेस है और डेमोक्रेटिक है। मतलब जैसे आप अभी ऐप इंस्टॉल करो, आपको क्या बोलेंगे, परमिशन दो, इसका परमिशन दो, उसका परमिशन दो, कॉल लॉग सुनने का परमिशन दो, कॉन्टैक्ट का परमिशन दो। बट वेब 3.0 में क्या होगा, आप कोई ऐप भी इंस्टॉल करोगे तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ट्विटर विल नॉट बी एबल टू सेंसर पोस्ट एंड फेसबुक विल नॉट एबल टू मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर दैट कैन बी पोटेंशियली यूज टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन। 10 पीपल कैन मेंटेन ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क इन वेब 3.0। आज के डेट में क्या होता है, अगर मान लीजिए आप ये बात कर रहे हैं यार मोदी जी तो घुसखोर है, उनको वोट नहीं दूंगा। अब ये क्या हो रहा है, फेसबुक या ट्विटर अगर आपका एक्टिव है या फिर आपने अगर कुछ ट्वीट किया तो ट्विटर वाले देखेंगे यार ये मोदी विरोधी है, ऐसे वो काउंट कर लेते कितने लोग हैं और उसके हिसाब से वो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शन को। कैसे, वो जाके बोल देते हैं कि इस बार मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं आएगी, लोग उनके अगेंस्ट है। अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो पूरे इंडिया में लोगों को क्या लगता है, अरे फेसबुक बोल रहा है, इतने सारे यूजर है, इसके मतलब बात सही है। तो कल को अगर उनको मोदी जी को वोट भी देना होगा तो किसको देंगे, राहुल गांधी को, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो बात फेसबुक ने कहा है कि मोदी जी नहीं आएंगे इस बार। इसीलिए वेब 3.0 में ये चीज़ भी नहीं होगी। नेक्स्ट, वेब 3 विल मीन दैट शेयरिंग फोटोज। वेब 3 में एक और अच्छी चीज़ क्या होगी, आप जब फोटो शेयर करोगे, किसी से बात करोगे, फ्रेंड से, या फिर कुछ खरीदोगे ऑनलाइन, तो ये बिग टेक कंपनीज के पास इसका डेटा नहीं जाएगा। इट मीन्स दैट ऑल द वैल्यू दैट्स क्रिएटेड कैन बी शेयर्ड अमंग्स मोर पीपल रैदर दैन जस्ट द ओनर, इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉयज, दस इट इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली दैन कॉपरेशन। मतलब कल को मान लीजिए आप आज के डेट में अगर जूता खरीदते हैं तो कंपनी के पास आपका डेटा रहता है कि आपने एडिडास के शूज़ खरीदे और आपके पास रहता है, बाकी किसी के पास नहीं होता है। कल को क्या होगा, अगर आप वेब 3.0 इंप्लीमेंट करेंगे, आपने क्या खरीदा या फिर आपका शॉपिंग हिस्ट्री कैसा है, ये छोटे दुकानदारों को भी पता चलेगा, जिस हिसाब से वो लोग भी अपने प्रोडक्ट्स को आपके डिमांड के हिसाब से क्यूरेट कर सकते हैं। जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो ऑपरेट होगा ये यूजर लोग ऑपरेट करेंगे, अकेला एक कॉर्पोरेशन ऑपरेट नहीं करेगा। जैसे सिर्फ फ्लिपकार्ट के पास डेटा नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्मॉल, पूरे इंडिया में जितने भी स्मॉल लोकल कंपनीज है उनके पास भी सेम डेटा अवेलेबल होगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी वहीं से आया हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लगातार 3 क्वेश्चन वहीं से आ गए। वो ओपन सोर्स वाला डेटा था, क्वेश्चन था। नेक्स्ट था वेब 3.0, ये आपसे पूछ रहा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है, आप अपना मोबाइल फ़ोन खोलिए, आपके पास जीमेल है, गूगल मेल, आपको कोई मेल आएगा। जीमेल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है और ये एक टाइप का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जितने भी जीमेल ऐप्स है, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, जीमेल हो गया, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, एक टाइप का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब आपको सॉफ्टवेयर की रूप में एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। आप कुछ खरीदने गए, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट क्या एक सॉफ्टवेयर है, आपने उस पर कुछ परचेज किया, आपको सर्विस मिल गई, ऐसा, इसलिए सॉफ्टवेयर सर्विस कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड। मैंने क्या कहा, कैन है, राइट टिक कीजिए। अगला स्टेटमेंट पढ़िए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूजर कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल सर्विस, ये भी बात बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल और फॉर्म ऑफ साइज, बिल्कुल सही है। ये सारे एक तरीके के सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। यहाँ 2 कैन थे और ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया कि इसका एग्जाम्पल होता है। आइए वेरीफाई भी कर लेते हैं। यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका एक लाइसेंसिंग मॉडल है। मतलब आप जब अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलते हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलते हो, तो आपको बोलता है लाइसेंस डालने के लिए, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका एक मॉडल के साथ लाइसेंस आता है। इट अलाउज एक्सेस टू सॉफ्टवेयर ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको अलाउ करेंगे यूज़ करना। स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। आज का जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। They can be modified for specific business uses but also individual uses. Buyer can customize the user interface to change the look and feel of the program. आप देखना Gmail वाले क्या करते हैं, हर नए अपडेट के बाद आप देखोगे Gmail ऐप चेंज हो जाता है। क्यों? वो लोग अपने ऐप को कस्टमाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि आप इंटरेस्ट शो करो उनका प्रोडक्ट खरीदने में। As well as modify specific areas such as data field to alter what data appears. इसलिए आप देखना पहले जीमेल में क्या होता था, सारे मेल एक जगह आते थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोशल कैटेगरी डाल दी जहाँ आपके सोशल मीडिया, फेसबुक के मेल आएंगे। एक हो गया आपका प्रमोशन, जहाँ जितने भी एडवर्टाइजमेंट वाले मेल आते हैं वो आते हैं। और एक होता है आपका प्राइमरी, जहाँ आपके पूरे इंपॉर्टेंट मेल आते हैं। वो चीज़ यहीं से हुई है। सेवरल बिजनेस प्रोसेस फीचर कैन ऑल्सो बी टर्न ऑफ एंड ऑन एट अ विल। ये भी बात सही है, अगर कोई बिजनेस वालों को ये चीज़ यूज़ करना है तो वो भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कुछ फीचर को ऑन कर सकते हैं, कुछ फीचर को ऑफ कर सकते हैं।
सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्यों सही है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये भी अलाउ करता है हर एक यूज़र को कि प्रोग्राम्स को एक्सेस कर पाए यूजिंग इंटरनेट। इसके लिए यूज़र को कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर गूगल क्रोम पे भी जाके सर्च करेंगे ना जीमेल, तो विदाउट कुछ इंस्टॉल किए भी आप यूज़ कर सकते हो। दस यूज़र कैन एक्सेस द डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर एंड एज अ सर्विस अलाउ यूजर टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर थ्रू अ वेब ब्राउजर फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन। आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्राउजर से भी यूज़ कर सकते हैं। ही और शी कैन हैव रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एंड कैन वर्क फ्रॉम होम। आपको ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर मान लीजिए आपने छुट्टी ले ली, आपने अपने ऑफिस के कंप्यूटर में जीमेल साइन अप किया है, आपको कोई मेल भेजना है, तो आप घर आइए, आज आप बीमार है, घर में आके आप अपना मोबाइल ओपन कीजिए, वहाँ पे आप गूगल ओपन कीजिए और वहाँ पे साइन अप कर लीजिए। कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है। जो काम आप ऑफिस से कर सकते हैं वही काम आप वर्क फ्रॉम होम से भी कर सकते हैं। और स्टेटमेंट 3 इसलिए सही है क्योंकि आउटलुक, हॉटमेल, याहू ये सारे एक फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। विद दिस सर्विसेज यूजर कैन लॉग इन टू देयर अकाउंट ओवर द इंटरनेट थ्रू वेब ब्राउजर। द ईमेल सॉफ्टवेयर इज लोकेटेड ऑन द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। आपको अपना ईमेल वहीं पे शो करेगा और मैसेजेस भी वहीं पे स्टोर्ड रहते हैं क्या क्या आपको ईमेल आए। और ये भी अगेन आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कंडीशन ये है कि इंटरनेट होना चाहिए उस डिवाइस में, तो आपको मेल आ जाएगा। हाँ, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक अबाउट इन मीडिया। ये ऐसा कह रहा है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में बिल्कुल सही है। ये वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा ये अगेन हो जाएगा आपके डिफेंस वाले एरिया से। डिफेंस वाले एरिया से क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मतलब अभी आंसर में देखा नहीं है, बट मैं आपको पहले ही बता दूं डिफेंस से पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ये कह रहा है, ऑप्शन भी आप देख लोगे तो डिफेंस से रिलेटेड ऑप्शन है, ये चेक कर लो। यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मिसाइल की बात कर रहे हैं, यहाँ भी स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ भी मिसाइल की बात कर रहा है। पहला, अ हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इनटू द स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इन स्पेस। ये कह रहा है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि ये रहा आपका अर्थ, ये रहा आपका स्पेस, यहाँ से अगर कोई एस्टेरॉयड आ रहा है धरती के तरफ तो आप एक सैटेलाइट को भेजोगे और या फिर आप एक मिसाइल को भेजोगे और उसको यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दोगे। इसके लिए सिस्टम लाया था, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, अ स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन। ये कह रहा है इसका मतलब एक आपने यहाँ से एक स्पेसक्राफ्ट भेजा दूसरे जगह पे, ये इतना घूमने के बाद फाइनली यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा। तीसरा कह रहा है, अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। मतलब आपने एक मिसाइल जो है, ये अर्थ है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, आपने यहाँ एक मिसाइल डाल दिया, ये ऐसा ऐसा घूम रहा है और फाइनली अर्थ पे जब एक टारगेट है, मतलब यहाँ आपको हिट करना है, तो ये छूट जाएगा और सीधा यहाँ आके टकराएगा। और फोर्थ कह रहा है, अ स्पेस क्राफ्ट मूव्स अलॉन्ग अ कॉमेट विथ सेम स्पीड एंड प्लेसेस अ प्रोब ऑन इट सर्विस। मतलब एक कॉमेट है, धरती की तरफ आ रहा है, ये स्पेसक्राफ्ट यहाँ से निकलेगा और इसको यहीं के यहीं डिस्ट्रॉय करेगा। दो ऑप्शन एक जैसे और दो ऑप्शन एक जैसे, आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एक जैसी बात कर रहा है। एक ये कह रहा है कि एक स्पेसक्राफ्ट यहाँ से निकलेगा, कई चक्कर मारेगा और एक जगह पे लैंड हो जाएगा, और दूसरा ये कह रहा है कि एक मिसाइल निकला, यहाँ से अर्थ के ऑर्बिट में घूमेगा और फाइनली एक टारगेट है, इसको डिस्ट्रॉय करेगा। मेरे हिसाब से डिस्ट्रॉय वाला क्यों सही है? यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है बॉम्बार्डमेंट। बॉम्बार्डमेंट का मतलब है कुछ तो रीज़न होगा कि बॉम्ब टाइप, फूटने टाइप का। सेकंड, ऑर्बिट भी यूज़ किया है। ऑर्बिट वाला वर्ड आपको कहाँ दिख रहा है? ये वाले ऑप्शन में। यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की भी बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि वर्ड अगर मुझे समझ में नहीं आया है तो वर्ड के वर्डिंग को यूज़ करूँगा मैं। ऑर्बिटल, ऑर्बिट की बात सिर्फ यही हो रही है, और बॉम्बार्डमेंट मतलब एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की भी बात यही हो रही है। तो चेक करते हैं सी इसका ऑप्शन है क्या, आंसर है क्या? यस, हमारा आंसर सी है। अगेन वर्ड के हिसाब से भी जाओगे साइंस एंड टेक में तो कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसका मतलब समझते हैं। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि चाइना ने इसको यूज़ किया है। चाइना ने क्या किया है, उनका एक रॉकेट था जिसका नाम था लॉन्ग मार्च रॉकेट, उन्होंने इसको लॉन्च किया और एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये होता क्या है, मान लो ये चाइना है, यहाँ से इन्होंने लॉन्च किया, ये पहले चाइना के अराउंड घूमेगा, ये यहाँ से लॉन्च हुआ है बट इसको यहाँ कहीं अटैक करना है, तो ये ऐसा ऐसा घूमते रहेगा बार बार।
फाइनली जब ये इसके पास होगा ना, यहाँ से ख़त्म होके डायरेक्ट इस पर अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देगा। ये होता है फ्रैक्शनल ऑर्बिटर। फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शंस के अंदर ये घूमेगा ऑर्बिट्स के अंदर और एक टारगेट को जाके बॉम्बार्ड करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। आगे, दिस टेक्निक अलाउज इट टू प्रोपेल एन एक्सट्रीमली मैन्यूवरेबल न्यूक्लियर कैपेबल ग्लाइडर इनटू ऑर्बिट अलाउिंग इट टू स्पीड टुवर्ड द टारगेट, जिसकी वजह से टारगेट की तरफ बहुत तेज़ी से पहुंच सकता है। किस स्पीड के साथ? हाइपरसोनिक स्पीड के साथ। आगे, इसका जो वॉरहेड होता है वो स्टेबल ऑर्बिट में पुट किया जाता है और जब ये टारगेट के पास आता है, मतलब यहाँ से वॉरहेड है, इस तरफ मिसाइल है, ऐसा जाएगा ऑर्बिट की तरफ और फाइनली जब टारगेट के पास आएगा तो ऑर्बिट को छोड़ देगा। इफ द टारगेट एंड द लॉन्च पोजीशन इज लाइंड अप एंड वॉरहेड कीप्स गोइंग राउंड, इट विल कंप्लीट अ सर्कल। इसका ऐसा कहना है कि मान लो टारगेट यहीं पे है और लॉन्च भी यहीं से किया गया है, तो ये पहले से निकलेगा, ऐसा करेगा और जब सर्कल कंप्लीट वाला होगा तो फिर डीऑर्बिट करके हिट कर देगा। एक सर्कल फॉर्म करेगा ही करेगा ये, ऐसा इसका कहना है। ये क्वेश्चन अगेन आपके डिफेंस से है। ये न्यू क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? क्योंकि पेपर में आया था कि चाइना ने पहली बार ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की है। नेक्स्ट अगेन वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। अब तक ये शायद 5वां क्वेश्चन है इस साल का जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आया है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके रिगार्डिंग? क्यूबिट के रिगार्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड? ये पूछ रहा है क्यूबिट क्या है। सबसे पहले क्लाउड सर्विसेज, नहीं। अब क्वांटम कंप्यूटिंग, यस। ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बिट्स में काम होता है। बिट्स क्या होता है? 0 and 1, इसको बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। तो जब आप साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो बिट्स में काम करता है। बिट्स क्या होता है? 0 1, दो चीज़ें जो बाइनरी, बाइनरी मतलब दो, या तो 0 या फिर 1। तीसरा है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं होगा और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं होगा। ये इस साल का बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था। ये वर्ड जो है ये डायरेक्ट क्वांटम कंप्यूटिंग से ही रिलेटेड है। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यूबिट, क्यूबिट का मतलब ये होता है क्वांटम बिट इज द क्वांटम मैकेनिकल एनालॉग ऑफ अ क्लासिकल बिट। इन क्लासिकल कंप्यूटिंग द इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन बिट्स। यही मैंने कहा, 0 या फिर 1। बिट्स का मतलब होता है, एक्चुअली होता क्या है, जो कंप्यूटर है, आपने अगर कंप्यूटर में कोई कमांड दिया कि कॉपी करना है तो कंप्यूटर को कैसे समझेगा? तो कंप्यूटर को ना कमांड देने के लिए बिट्स का यूज़ किया जाता है। बिट्स क्या होता है? दो डिजिट, 0 या फिर 1। आगे, जस्ट लाइक अ बाइनरी बिट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्लासिकल कंप्यूटिंग, अ क्यूबिट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग। क्लासिकल कंप्यूटर्स में बाइनरी बिट का यूज़ किया जाता है। बाइनरी का मतलब 2 बिट, जबकि अगर आप यही क्यूबिट का यूज़ कहाँ करते हो? क्वांटम कंप्यूटिंग में। इन क्वांटम कंप्यूटिंग द इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन क्यूबिट्स। क्लासिकल में किस में होता है? बिट्स में। क्वांटम में क्यूबिट्स में। अ क्यूबिट इज अ 2 लेवल क्वांटम सिस्टम वेयर द 2 बेसिक क्यूबिट स्टेट्स आर यूजुअली रिटन एज 0 and 1। यहाँ भी 0 and 1 होता है। अ क्यूबिट कैन बी इन अ स्टेट ऑफ 0 or 1 और in a linear combination of both state. The name of this phenomenon is superposition. अब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ होता क्या है, 2 टाइप के कंप्यूटर है। एक है आपका क्लासिक कंप्यूटर और एक है आपका क्वांटम कंप्यूटर। क्लासिक कंप्यूटर में कंप्यूटर काम करता है बिट्स पे, या तो बिट्स एक बार में 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। सेम जो क्वांटम है ये काम करता है बिट्स के जगह पे क्यूबिट्स पे, क्वांटम बिट्स पे। ये भी 0 पे काम कर सकता है, 1 पे काम कर सकता है, या फिर एक साथ 0 और 1 दोनों पे काम कर सकता है। जब ये दोनों पे एक साथ काम करेगा तो इसको कहा जाता है सुपरपोजिशन, मतलब एक के ऊपर दोनों एक साथ, 0 and 1। इसीलिए सुपरपोजिशन का कंसेप्ट यहीं से आता है। और क्वांटम कंप्यूटिंग इससे थोड़ा फास्ट है क्योंकि ये दोनों कमांड एक साथ ले सकता है, 0 and 1 वाला। तो ये ICT वाला हमारा 5th क्वेश्चन भी हो चुका है। और कितने क्वेश्चन है? 2 3 4 5। काफ़ी क्वेश्चन थे इसमें, तो ये हम कल ही लेते हैं, ठीक है। साइंस NCERT